स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। ठीक है ना। तो पिछली वीडियो के अंदर कार्बन की विशेषताओं के बारे में अपन ने बात की थी और कार्बन का प्रतीक क्या होता है, कार्बन की द्रव्यमान संख्या क्या होती है और आवर्त सारणी के अंदर कार्बन कौन से पोजीशन पे है, इन सब बातों पे अपन ने बात की थी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन कार्बन को आज कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, इसकी बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कार्बन के दैनिक जीवन में हम उपयोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारे दैनिक जीवन के अंदर, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में कार्बन के या कार्बनिक यौगिकों के क्या उपयोग है या यौगिकों का क्या महत्व है दोस्तों। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कार्बन या से बनने वाले जो यौगिक होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, वो हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं अपन कि सीएफसी को लेकर के। अब कंपटीशन एग्जाम वाले ध्यान दे लेना कि सीएफसी का पूरा नाम पूछा जाता है। ठीक है ना। तो सीएफसी का पूरा नाम जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है दोस्तों। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है ना। हालांकि इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानते हैं और इसको फ्रियोन के नाम से भी जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं इसको? फ्रियोन के नाम से भी जानते हैं, फ्रियोन गैस के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है ना। फ्रियोन गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। एक चीज और सुन लेना कि इसका एक और नाम है, इसको पॉलीक्लोरोफ्लोरो कार्बन या एल्केन के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिकों की जो उपयोग है या जिनका महत्व है, उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं सीएफसी का। तो सीएफसी का पूरा नाम क्या है? ठीक है ना। तो सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको फ्रियोन गैस के नाम से भी जानते हैं और इसको फ्लोरो एल्केन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो एल्केन शब्द आया है, तो दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर मैंने इन शॉर्ट बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड की व्यवस्था है, कार्बन कार्बन के मध्य यदि दोस्तों सिंगल बॉन्ड की व्यवस्था है भाई लोगों, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम एल्केन बोलेंगे। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिकों की जो श्रेणी होगी वो एल्केन होगी। और अवस्था कौन सी होगी? ऐसे कार्बनिक यौगिकों की जो अवस्था होगी उसको अपन संतृप्त अवस्था कहेंगे। कौन सी अवस्था बोलेंगे दोस्तों? संतृप्त अवस्था। ठीक है ना। अब ध्यान देना, कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे भी होते हैं जो जरूरी नहीं है वो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड की व्यवस्था पाई जाए, उनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी देखे जाते हैं। तो यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड की व्यवस्था हो तो इन दोनों को असंतृप्त अवस्था कहेंगे। इन दोनों को कौन सी अवस्था बोलेंगे? असंतृप्त अवस्था कहेंगे। और जो कार्बन कार्बन के मध्य जो डबल बॉन्ड की व्यवस्था है उसको हम एल्कीन के नाम से जानेंगे। वो श्रेणी कौन सी होगी? वो एल्कीन श्रेणी होगी। कौन सी होगी दोस्तों? एल्कीन श्रेणी होगी। और जो कार्बन कार्बन के मध्य जो ट्रिपल बॉन्ड की व्यवस्था है उसके लिए एल्काइन शब्द यूज होगा। ठीक है ना। वो श्रेणी कौन सी होगी दोस्तों? वो एल्काइन श्रेणी होगी। तो देखिए कि दैनिक जीवन के अंदर जो कार्बनिक यौगिकों का जो महत्व है उसमें सबसे पहला आता है सीएफसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी क्लासों में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। कई बार तो इतना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। कई लोगों को पता नहीं है प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। ठीक है ना। प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है कि पहले इस चीज को नोटिस करें कि जीवाश्म क्या होते हैं। देखिए दोस्तों कि प्रकृति पे कई प्रकार की जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है ना। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण है डायनासोर का। बहुत समय पहले डायनासोर का अंत हुआ था, तो उनके कंकाल मिलते हैं आज भी, खनन कार्य के दौरान उनके कंकाल मिलते हैं। तो वो क्या है कि मृत जीवों के जो अवशेष होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जीवाश्म कहते हैं। अब ये जीवाश्म ना दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दे लेना। जीवाश्म जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं। एक नवीनतम जीवाश्म होते हैं, नवीनतम जीवाश्म होते हैं, और दूसरा होता है मतलब जो है आदिम जीवाश्म। ठीक है ना। अरे भाई नाम में इंफॉर्मेशन आ रही है भाई लोगों।
नवीनतम जीवाश्म का मतलब होता है अभी अभी कुछ जीव जो है वो विलुप्त हुए थे या मरे थे, तो उनके जो कंकाल मिलते हैं उनको नवीनतम जीवाश्म कहेंगे। मतलब साफ है कि अगर खनन कार्य करेंगे अपन भूमि को मतलब पृथ्वी का खनन करेंगे तो कुछ ही गहराई में अगर जो जीवाश्म आ जाएंगे, जो कंकाल हमें मिलेंगे, वो कौन से जीवाश्म होंगे? वो नवीनतम जीवाश्म होंगे। यानी कि उसका एक सबसे फैक्ट एविडेंस यही मिलता है हमको कि ये जो जीव था वो ज्यादा समय से मृत नहीं था, दबा हुआ नहीं था, ये अभी अभी मृत हुआ था और अभी भी कुछ समय पहले ही ये जमीन के नीचे दबा है, तो वो नवीनतम जीवाश्म था। लेकिन हम अगर देखें कि खनन कार्य कोई किया जा रहा है और वहां पर अगर कोई ऐसा कंकाल मिल रहा है जो बहुत ही विचित्र हो, स्ट्रेंज हो, तो हम कह सकते हैं कि ये कोई डायनासोर का हो सकता है या किसी और अन्य प्रजाति के जीव का हो सकता है, तो वो आदिम जीवाश्म होगा, मतलब बहुत पुराना। कौन सा जीवाश्म होगा? बहुत पुराना। तो आदिम शब्द का मतलब क्या होता है यार? अरे आदिम शब्द का मतलब ये होता है बहुत पुराना, ठीक है ना। तो प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन की बात करें ना तो इसमें ध्यान दे लेना कोयला, ठीक है ना, कोयल जो होता है कोयला और पेट्रोलियम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है ये सामने। कई बार कंपटीशन एग्जाम वाले ध्यान दे लेना, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्न में से प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है ना। हालांकि इनकी हिस्ट्री तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है, फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए कि ये प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना। तो दैनिक जीवन के अंदर जो कार्बनिक यौगिकों का जो महत्व है उसमें सबसे पहला आता है सीएफसी। तो सीएफसी का पूरा नाम याद रखना भाई लोगों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे कहते हैं, इसे फ्रियोन गैस भी कहते हैं और इसे पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब एल्केन शब्द का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड की व्यवस्था है तो वो श्रेणी एल्केन होगी और अवस्था होगी संतृप्त अवस्था, ठीक है ना, ओके। और अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड की व्यवस्था है या ट्रिपल बॉन्ड की व्यवस्था है तो वो अवस्था कौन सी होगी? वो असंतृप्त अवस्था होगी। लेकिन डबल बॉन्ड के लिए ध्यान देना कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स अगर डबल बॉन्ड की व्यवस्था में है तो उनको एल्केन की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, और यदि हाइड्रोकार्बन है ना ट्रिपल बॉन्ड की व्यवस्था में है तो उसे एल्काइन श्रेणी में रखा जाएगा। अब बात आती है कि सर इस सीएफसी का उपयोग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल सही बात है। सीएफसी का उपयोग सीएफसी का उपयोग क्या है, ठीक है ना। तो सीएफसी का उपयोग ये है सर कि सबसे पहले अगर बात करें ना अपन तो रेफ्रिजरेटरों में, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटरों में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। दूसरा इसका उपयोग होता है सीएफसी का कि एसी के अंदर, यानी कि एयर कंडीशनर के अंदर इसको एसी के अंदर भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा इसका उपयोग होता है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए सीएफसी जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, फ्रियोन गैस के नाम से जाना जाता है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर इसको गैस के रूप में भरा जाता है फ्रिज में, ठीक है ना। पॉलीक्लोरोएल्केन के नाम से भी इसको जाना जाता है। बनता कैसे है कि जब कार्बन का परमाणु क्लोरीन और फ्लोरीन से क्रिया करता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि सीएफसी बनता कैसे, कि जब कार्बन का जो परमाणु है वो किससे क्रिया करेगा? वो क्लोरीन से क्रिया करेगा और फ्लोरीन से क्रिया करेगा। दोस्तों कार्बन का परमाणु क्लोरीन से क्रिया करेगा और फ्लोरीन से क्रिया करेगा, तो बनने वाला जो कार्बनिक यौगिक होगा वो सीएफसी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए उपयोग भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है इसके बाद में दैनिक जीवन के अंदर कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो दूसरा आता है सीएफसी। दोस्तों सीएफसी अपन पढ़ चुके हैं, सीएनजी आता है। दूसरा जो कार्बनिक यौगिक इसके अंदर है हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है सीएनजी। अब सीएनजी का भी पूरा नाम पूछा जाता है, तो सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ध्यान दीजिए ये प्राकृतिक गैसें क्या होती है? तो दोस्तों प्राकृतिक गैसें जो होती है कि जब हम पृथ्वी का पेट्रोलियम पदार्थ की खनन के लिए, यानी कि हमारा जो मेन मकसद होता है कि पेट्रोलियम पदार्थ को अपन को रिसर्च करना है, लेकिन जब अपन खनन कार्य करते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं उनके ऊपर एक परत पाई जाती है, ठीक है ना, उनके ऊपर एक परत पाई जाती है, तो उसी परत के अंदर प्राकृतिक गैसें होती है,
उसी परत के अंदर क्या होती है, प्राकृतिक गैसें होती है, जिनको उच्च ताप पर क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, उन्हीं को अपन कहते हैं प्राकृतिक गैसें। ठीक है ना। तो ये सीएनजी क्या है, ये सीएनजी एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है। तो इसका उपयोग क्या होगा दोस्तों, इसका जो उपयोग होता है वो होता है ईंधन के रूप में। किसके रूप में होता है, ईंधन के रूप में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है सीएनजी के लिए भी। तो सीएनजी जो है ईंधन के रूप में कैसे होगी, कि जैसे मतलब यातायात के जो साधन है दोस्तों, किसके साधन, यातायात के जो साधन होते हैं ना, ठीक है ना, और यातायात के साधन आप लोगों को पता है जनरली पेट्रोल से चलते हैं। ठीक है ना, पेट्रोल से चलेंगे और डीजल से चलेंगे। ठीक है ना। तो जो यातायात के साधन होते हैं जो पेट्रोल से चलते हैं और डीजल से चलते हैं, अब उनके स्थान पे अपन किसका उपयोग करते हैं, सीएनजी का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो सीएनजी का उपयोग करने से बहुत बड़ा फायदा है हमें। अरे भाई, हमें अपने प्रकृति का भी तो ख्याल रखना है। ठीक है ना, हमें अपने अर्थ को भी तो बचाना है, क्योंकि मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं ना, उससे प्रकृति का दोहन होता है, उससे प्रकृति का विनाश होता है। तो फिर प्रकृति हमें नहीं छोड़ेगी, यानी कि मानव का प्राकृतिकरण होगा। यदि मानव प्रकृति के बारे में सोचेगा तो प्रकृति का मानवीकरण भी संभव है, यानी कि प्रकृति मानव के बारे में भी सोचेगी। तो दोस्तों सीएनजी जो है ना, ये प्रदूषण रहित गैस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेना, प्रदूषण रहित गैस होती है सीएनजी। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत हल्की होती है, ये बहुत हल्की होती है। तो कोई किसी प्रकार का विस्फोट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अगर इसका रिसाव भी हो जाए ना, मान लेते हैं कि सीएनजी का रिसाव भी हो गया, तो सीएनजी का रिसाव हो जाएगा ना, तो ये ना इतनी हल्की होती है कि ये एनवायरमेंट से ऊपर चली जाएगी, तो इससे कोई नुकसान हमें होने वाला नहीं है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और नोट कर लेना कि कार्बन की जो मात्रा है, इसमें कार्बन की जो मात्रा है बहुत कम होती है। कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। सीएनजी के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। तो देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे साइलेंट किलर गैस के नाम से जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, ये दोनों ही कम निकलेगी, इन दोनों का ही उत्सर्जन कम होगा। अरे भाई, जब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही कम इन्वायरमेंट में आएंगी तो जनरली क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है ना। तो सीएनजी के ढेर सारे उपयोग है, याद रख लेना। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, क्योंकि प्रदूषण रहित गैस है तो इसको ईंधन के रूप में यातायात के साधनों में, जहां जो यातायात के साधन जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, उनकी जगह अपन है ना इस सीएनजी को भर सकते हैं। इसीलिए तो सिटी के अंदर देखना, आप अजमेर बिहार कहीं चले जाओ बड़ी सिटी के अंदर, तो आपको ग्रीन कलर के ऑटो मिलेंगे, दैट मीन्स वो सीएनजी वाले हैं। ठीक है ना। तो यातायात के साधनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की मात्रा कम होती है तो ये प्रदूषण रहित भी है, यानी कि प्रदूषण इससे होने वाला नहीं है। ठीक है ना। हल्की होती है, बहुत ज्यादा हल्की होती है, तो विस्फोट होने का कोई चांस है नहीं इसमें। लास्ट आता है तीसरे नंबर पे एलपीजी। ठीक है ना। अब एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है ना। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से इसको जाना जाता है, नोट कर लेना। ठीक है ना। अब एलपीजी और सीएनजी के अंदर एलपीजी को कुकिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। एलपीजी को और किस नाम से जानते हैं, कुकिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे भारतीय घरों के अंदर जो एलपीजी भरी जाती है, सिलेंडर आते हैं हमारे घरों में, किचन में रखे जाते हैं, जिससे हम खाना बनाते हैं। ध्यान दे लेना, उसमें आइसोप्रोपेन गैस भरी जाती है, और आइसोप्रोपेन गैस जो होती है ना दोस्तों, उसमें बिल्कुल भी गंध नहीं होती है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने हमारे प्रोटेक्शन के लिए क्या किया कि अगर मान लो बाई चांस इसका रिसाव हो गया तो ये तो ज्वलनशील है, विस्फोट करेगी, क्योंकि ये तो सीएनजी से काफी ज्यादा भारी होती है। ठीक है ना। तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि इसका रिसाव हो रहा है, तो भाई लोगों इसके अंदर एक रसायन मिलाया जाता है जिसको थायोल मर्केप्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायोल मर्केप्टेन कहते हैं। ठीक है ना, थायोल मर्केप्टेन कहते हैं। ये थायोल मर्केप्टेन एक ऐसा रसायन होता है जो बहुत तेज गंध देता है। ठीक है ना। इसीलिए जब एलपीजी का रिसाव होता है तो हमें इसी रसायन की वजह से गंध आती है और लाखों लोगों की जान बचती है। ठीक है ना। तो एलपीजी और सीएनजी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये एलपीजी जो होती है वो सीएनजी से ज्यादा भारी होती है। अगर इसका रिसाव हो गया तो एनवायरमेंट में ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगी और वहीं फैली रहेगी, और अगर फिर वहां पे अगर कुछ ऐसी दिया सलाई वगैरह जलाई जाएगी तो वहां पे विस्फोट होने का चांस होता है। ठीक है ना। और इसको कुकिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, और इसका पूरा नाम जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी होता है।
ठीक है ना। तो दोस्तों कार्बन को लगभग मैंने एक दो वीडियो के अंदर मैंने आपको समझा दिया है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो की ओर, मिलेंगे कुछ समय बाद। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।